संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और निवेश प्रणाली तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है पुंछ एआई और 25,000 करोड़ रुपए के उस बड़े समझौते का जिसे बड़ी उम्मीदों के साथ पेश किया गया था दोस्तों, और उतनी ही तेजी से रद्द भी कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि जिस डील को भविष्य की क्रांति बताया जा रहा था वो कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती थी या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम फेलियर छिपा था? आइए पूरी कहानी को समझाते हैं। शुरुआत होती है 23 मार्च 2026 से, जब उत्तर प्रदेश सरकार के निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इवेंट यूपी ने पुंछ एआई नाम की एक स्टार्टअप कंपनी के साथ 25,000 करोड़ रुपए का निवेश का एमओयू साइन किया। एमओयू को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमोट किया और कहा गया कि इससे उत्तर प्रदेश में एआई पार्क बनेगा, बड़े डेटा सेंटर बनेंगे, एक एआई यूनिवर्सिटी स्थापित होगी और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। सुनने में ये सब किसी बड़े टेक रेवोल्यूशन जैसा लग रहा था दोस्तों, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब लोगों ने इस कंपनी के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी और सामने आया कि ये कंपनी सिर्फ 1 साल पुरानी है और इसका सालाना आय 50 लाख रुपए से भी कम बताया जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी छोटी कंपनी के साथ 25,000 करोड़ रुपए का समझौता कैसे हो गया? क्या सरकार ने कंपनी की वित्तीय क्षमता की जांच नहीं की या फिर जांच प्रक्रिया में कहीं बड़ी चूक हुई दोस्तों? क्योंकि जब किसी राज्य में इतना बड़ा निवेश आता है तो उसके लिए विस्तृत जांच पड़ताल और वित्तीय सत्यापन अनिवार्य होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई या फिर उसे नजरअंदाज किया गया। अब जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया और मीडिया में उठा तो विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बना दिया दोस्तों। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये प्रशासनिक विफलता है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने भी इस पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार को पहले ही जांच करनी चाहिए थी। अब दबाव बढ़ने के बाद इन्वेस्ट यूपी ने खुद सामने आकर बयान जारी किया है और कहा है कि उन्होंने इस एमओयू की समीक्षा की और कंपनी से जरूरी दस्तावेज मांगे, लेकिन कंपनी समय पर दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रही। इसके बाद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी के पास इस स्तर की परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और विश्वसनीय वित्तीय संबंध नहीं है और इसी आधार पर सरकार ने यह एमओयू रद्द कर दिया। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है क्योंकि कंपनी के संस्थापक सिद्धार्थ भाटिया ने इस पूरे मूल्यांकन पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि कंपनी की पूरी आय सार्वजनिक नहीं है और इस प्रोजेक्ट में टैक्स पेयर्स का पैसा शामिल नहीं है, बल्कि ये बाहरी निवेश के जरिए पूरा किया जाना था। यानी कंपनी का दावा है कि वह निवेश जुटाने की प्रक्रिया में थी और सरकार ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। अब यहाँ 2 अलग अलग नैरेटिव सामने आते हैं दोस्तों। एक तरफ सरकार कह रही है कि कंपनी के पास क्षमता नहीं थी, तो दूसरी तरफ कंपनी कह रही है कि उसे मौका ही नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि सच्चाई क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कंपनी के पास संसाधन नहीं थे तो एमओयू साइन कैसे हुआ? क्योंकि एमओयू सिर्फ एक कागज नहीं होता, बल्कि ये संकेत होता है कि सरकार उस कंपनी पर भरोसा कर रही है और निवेशकों को ये मैसेज जाता है कि ये प्रोजेक्ट विश्वसनीय है। ऐसे में अगर बाद में ये सामने आता है कि कंपनी की क्षमता ही संदिग्ध थी, तो ये पूरे निवेश इकोसिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। अब इस पूरे मामले का एक बड़ा असर ये भी हो सकता है कि भविष्य में निवेशक ऐसे एमओयू पर भरोसा करने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि अगर सरकार खुद अपने साइन किए हुए समझौते को कुछ दिनों में रद्द कर देती है तो इससे विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो इस मामले को और गंभीर बनाता है और वो है सोशल मीडिया का रोल। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, लोगों ने कंपनी के पुराने दावों को खंगालना शुरू कर दिया और पता चला कि कंपनी पहले भी बड़े बड़े दावे कर चुकी है। और जैसे ही एक अंतरराष्ट्रीय एआई कंपनी को खरीदने की बात, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक स्टार्टअप का ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर जानबूझकर बड़े दावे करके माहौल बनाया गया था? अब इस पूरे मामले को
बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक कंपनी या एक MOU की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम की जांच प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही की भी कहानी है। क्योंकि जब तक जांच मजबूत नहीं होगी तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे और हर बार जनता के मन में यही सवाल उठेगा कि आखिर जिम्मेदार कौन है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या इससे कुछ सीख लेकर सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में ऐसे और मामले सामने आ सकते हैं और इसका नुकसान सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि पूरे राज्य और देश के निवेश माहौल को होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या ये एक प्रशासनिक चूक थी या कुछ और बड़ा मामला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।